आपके सामने फिर से उपस्थित हो एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। दोस्तों जैसा कि आप सबको आज व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि आज अपना जो वीडियो लेक्चर रहेगा ये रहेगा मृदा के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल, यानी मृदा के कौन कौन से गुण होते हैं। आज इसके बारे में अपन क्या करने वाले हैं, डिटेल से बात करने वाले हैं। अब अगर दोस्तों अपन बात करें मृदा के गुणों की बात करें तो मृदा के मुख्य रूप से 3 प्रकार के गुण होते हैं। एक तो कौन से होते हैं, भौतिक गुण, सेकंड होते हैं रासायनिक गुण, और एक कौन से गुण होते हैं, जैविक गुण होते हैं। अब दोस्तों अगर अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं भौतिक गुणों की, भौतिक गुणों को इंग्लिश के अंदर अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। अब अगर दोस्तों अपन बात करें भौतिक गुणों की बात करें तो दोस्तों देखो अपन जब भी बात करते हैं किसी भी पदार्थ की बात करते हैं, पदार्थ के 2 गुण होते हैं। एक तो भौतिक गुण होते हैं, सेकंड कौन से गुण होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है, इन दोनों में आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगर अपन बात करें जैसे किसी पदार्थ की बात करें, अगर किसी पदार्थ के गुण को अपन आंखों से देखकर या उस पदार्थ को छूकर अपन उसके जो गुण बता सकते हैं, उस पदार्थ के उन गुणों को अपन भौतिक गुणों के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, भौतिक गुणों के नाम से। और जिन गुणों को अपन आंखों से देखकर या उसका अपन छूकर महसूस करके नहीं बता सकते, उन गुणों को अपन किसके नाम जानते हैं, उस पदार्थ के रासायनिक गुणों के नाम जानते हैं। तो आइए दोस्तों अपन बात करते हैं इस मार्कर की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये मार्कर है, इस मार्कर की अगर बात करें तो इसको देखकर मैं बता सकता हूँ कि एक तो ये बेलनाकार है, ठीक है, ये गोल आकार का है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें उसका जो ऊपर का भाग है लाल कलर का है, नीचे का भाग है सफेद रंग का है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ इसके कुछ जो अपन आंखों से देख कर छूकर पता लगा सकते हैं ये इसके कौन से गुण हो गए, भौतिक गुण हो गए। लेकिन दोस्तों इसके साथ अगर मैं बात करूँ कि ये मार्कर है, इसके अंदर हाइड्रोजन कितना है, इसके अंदर कार्बन कितनी मात्रा में उपस्थित है, क्या इसको देख कर या छूकर इसके बारे में बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो जिसको अपन छूकर या आंखों से देखकर नहीं बता सकते हैं, ऐसे गुणों को अपन किसके नाम जानते हैं, रासायनिक गुणों के नाम जानते हैं। तो आइए दोस्तों अपन चलते हैं मृदा की ओर। तो दोस्तों मृदा की अगर अपन सबसे पहले भौतिक गुणों की बात करें तो सबसे पहला गुण होता है मृदा कणाकार। ठीक है, यानी मृदा के अंदर जो कण उपस्थित होते हैं उन कणों के आकार की बात करें। ठीक है, तो देखो अपन हाथ यानी छूकर, ठीक है, यानी अपन कह सकते हैं कणों को छूकर बता सकते हैं कि ये छोटे आकार के कण या बड़े आकार के कण है, या अपन ये कह सकते हैं कि आंखों से देखकर अपन पता लगा सकते हैं इस मृदा में बड़े आकार के कण है या छोटे आकार के कण है। तो फर्स्ट हो गया आपके मृदा कणाकार, जिसको इंग्लिश में किसके नाम से, सोइल टेक्सचर के नाम जानते हैं। सेकंड अगर मृदा के भौतिक गुण की बात करें तो सेकंड मृदा के भौतिक गुण होते हैं मृदा संरचना। ठीक है, सोइल स्ट्रक्चर और संरचना आप जानते हैं कि मृदा संरचना को भी अपन आसानी से आंखों से देखकर बता सकते हैं। जैसे कि मैंने इस मार्कर की बात की, मार्कर के साथ बेलनाकार है तो आंखों से देखकर अपन बता सकते हैं, या इसको छूकर महसूस करके अपन बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें मृदा घनत्व की यानी सोइल डेंसिटी की, तो मृदा को अपन हाथ में लेकर छूकर बता सकते हैं। ठीक है, मृदा घनत्व, घनत्व का मतलब क्या होता है, यानी मृदा है इसके हल्केपन या फिर अपन कह सकते हैं भारीपन का पता लगता है। तो उन मृदा को हाथ में उठाकर बता सकते हैं कि मृदा हल्की है या भारी है। तो ये भी मृदा कौन सा गुण हो गया है, भौतिक गुण हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें मृदा रंध्र अवकाश की, यानी मृदा के अंदर जो मृदा कण है उनके बीच में रंध्र अवकाश कितना है, तो दोस्तों अपन मृदा को देखकर बता सकते हैं कि इस मृदा के अंदर रंध्र अवकाश कम है या ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करें मृदा रंग की, तो मृदा का रंग कैसा है, मृदा काली मृदा है, लाल मृदा है, पीली मृदा है, तो इसको भी अपन आंखों से देखकर बता सकते हैं। तो ये भी कौन सा गुण हो गया, मृदा का भौतिक गुण होगा। नेक्स्ट बात करें मृदा ताप की, यानी मृदा को छूकर या महसूस करके अपन बता सकते हैं मृदा का तापमान कम है या ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करें मृदा वायु संचार, यानी मृदा वायु संचार कितना हो रहा है, आंखों से देखकर बता सकते हैं। अगर उसके अंदर रंध्र अवकाश ज़्यादा है तो वायु संचार ज़्यादा होने वाला है, और वो अगर रंध्र अवकाश कम है तो वायु संचार क्या होने वाला है, कम होने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें मृदा जल की, यानी मृदा के अंदर जल है ये कितनी मात्रा में उपस्थित है, इसको भी अपन देख कर हाथ से छूकर पता लगा सकते हैं कि मृदा सूखी है या गीली है। तो दोस्तों ये थे मृदा के भौतिक गुण। सेकंड बात करें मृदा के रासायनिक गुणों की बात करें तो एक तो मृदा पीएच की बात करें। ठीक है, मृदा पीएच, ठीक है। सेकंड बात करें विद्युत चालकता, विद्युत चालकता को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसको शॉर्ट के अंदर ईसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें अपन आयन विनिमय, मृदा के अंदर जो आयन एक्सचेंज है ये कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, या किस किस टाइप से होता है। तो अगर बात करें मृदा के अंदर जो आयन विनिमय 2 प्रकार का हो सकता है, एक धनायन विनिमय हो सकता है और सेकंड कौन सा हो सकता है, ऋणायन विनिमय। तो ये चारों प्रॉपर्टीज को कैसे होती है, मृदा के रासायनिक प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट बात करें बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स होता है कि सोइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये कौन कौन से प्रेजेंट है, कितने अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है। जैसे बात करें सोइल के अंदर बैक्टीरिया कितने हैं, फंगस कितने हैं, तो ये मृदा की कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो दोस्तों ये मृदा की बायोलॉजिकल या केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इनके बारे में इनके नाम देखें। अब अपन एक एक करते हुए इन सारी प्रॉपर्टीज है इनके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन अपन को एग्जाम के अंदर यहीं से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से मृदा का कौन सा
भौतिक गुण नहीं है। जैसे आपको ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन ये मिल गया, एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, एक कौन सा देगा, विद्युत चालकता, और आपको पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में मृदा कौन से भौतिक गुण नहीं है। तो जैसे कणाकार भी है, संरचना भी है, घनत्व भी है, लेकिन विद्युत चालकता की बात करें तो मृदा का भौतिक गुण नहीं है। मृदा कौन सा गुण है, रासायनिक गुण है। ठीक है, तो इस टाइप से अपन को एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाता है। तो उम्मीद है कि आप ये सारे हैं क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, वो आप करके आ जाएंगे। अब अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले मृदा के भौतिक गुणों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, मृदा के भौतिक गुणों के बारे में। और मृदा के भौतिक गुणों में भी सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, मृदा कणाकार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मृदा कणाकार की, जिसको इंग्लिश के अंदर दोस्तों किसके नाम से जानते हैं, सोइल टेक्सचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब अपना नया टॉपिक है या मृदा की जो फर्स्ट भौतिक जो गुण है ये है मृदा कणाकार। अब दोस्तों देखो इस वर्ड से अपन को पता चल रहा है कण प्लस आकार, यानी कहीं ना कहीं मृदा कणाकार के अंदर अपन किसकी बात करने वाले हैं, मृदा के कणों की आकार करने वाले हैं, आकार की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपना मृदा का भौतिक गुण है मृदा कणाकार। अब अगर दोस्तों मृदा कणाकार की बात करें, सबसे पहले अपन देख लेते हैं दोस्तों मृदा के अंदर जो कण उपस्थित होते हैं, कुछ कण होते हैं ये बड़े आकार के होते हैं, कुछ कण होते हैं क्या होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं, कुछ क्या होते हैं, छोटे आकार के। जैसे बड़े आकार का हो गया, ये मध्य आकार का कण हो गया, ये छोटे आकार का कण हो गया। तो दोस्तों मृदा के अंदर क्या होता है, जो बड़े आकार के कण होते हैं इनको अपन बालू कण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, बालू के नाम से, जिसको इंग्लिश में किसके नाम से, सैंड पार्टिकल कहते हैं। जो मध्यम आकार का होता है इसको अपन सिल्ट कण के नाम से जानते हैं या सिल्ट पार्टिकल के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसको कई बार हिंदी के अंदर गाद के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, गाद के नाम से, लेकिन आपको इंग्लिश में ही याद रखना है। ठीक है, क्योंकि हमेशा बुक के अंदर सिल्ट लिखा हुआ आता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें तो ये जो सबसे छोटे आकार के कण होते हैं इनको कले कण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी इसको किसके नाम जानते हैं, कले, और इसको हिंदी के अंदर मृत्तिका कण कहते हैं। कौन से कण कहते हैं, मृत्तिका। लेकिन दोस्तों आपको इसमें भी कौन सा वर्ड याद रखना है, कले कण ही याद रखना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मृदा के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार के कण होते हैं, बालू कण, सिल्ट कण और कौन से होते हैं, कले कण उपस्थित होते हैं। और दोस्तों इन तीनों कणों को ही मृदा के प्राथमिक कण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, प्राथमिक कण के नाम से। तो दोस्तों जब भी मैं आपके सामने नाम लूँ मृदा के प्राथमिक कण, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बालू कण, सिल्ट कण और किसकी बात कर रहे हैं, कले कण की बात कर रहे हैं। तो इन तीनों कणों को एक साथ किसके नाम जानते हैं, सोइल प्राइमरी पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर अपन बात करें मृदा कणाकार, तो मृदा कणाकार में क्या देखते हैं, जैसे अगर अपन बात करें किसी भी मृदा की बात करें, जैसे ये अपन ने क्या लेके आए, मृदा लेके आए, तो इस मृदा में दोस्तों कुछ क्या हो सकते हैं, बड़े आकार के कण हो सकते हैं, कुछ मध्यम आकार के कण हो सकते हैं, कुछ क्या हो सकते हैं, छोटे आकार के कण भी उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों अपन किसी भी मृदा की बात करें तो ये तो हो नहीं सकता कि किसी मृदा में 100% 100% केवल बालुई कण हो या 100% सिल्ट हो या 100% कले कण हो। उसके अंदर ये तीनों ही प्रकार के कण पाए जाते हैं। किसी मृदा में बालू कण ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के अंदर कले कण है, इनकी मात्रा क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों अपन किसी भी मृदा की बात करें, ठीक है दोस्तों, एक आपको याद रखना है, जब भी अपन मृदा के गुणों की बात करते हैं, मृदा की स्टडी करते हैं, तो मृदा के एक कण की कभी भी बात नहीं करते। किसकी बात नहीं करते हैं, एक कण की बात नहीं करते हैं। हमेशा मृदा का अपन को आयतन लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है, जिस प्रकार अगर बलुई मृदा की बात करें, बलुई मृदा जैसे अपन 1 किलोग्राम लिए तो सिल्ट मृदा भी 1 किलोग्राम लेंगे, कले मृदा भी 1 किलोग्राम लेंगे। यानी इनका आयतन है, वॉल्यूम है, वो हमेशा बराबर लेना है। तो वॉल्यूम की बात करते हैं, कभी भी एक कण की आपको बात नहीं करनी है। ये बात आपको गांठ मान लेनी है कि जब भी मैं किसी भी प्रॉपर्टीज़ की बात करें या मृदा की जब भी बात करें, तो आपको एक कण पे नहीं जाके मृदा की मात्रा पे जाना है। जैसे कि अगर अपन बात करें, जैसे ये पुण्य आयतन लिया बलुई मृदा का, तो इसका इतने आयतन में एक ही कण आने वाला है। सिल्ट मृदा की बात करें तो इसके अंदर कितने आ सकते हैं, 6-7 पार्टिकल आ सकते हैं। और अगर इतने आयतन में जैसे कले मृदा की बात करें तो इसके अंदर क्या आ सकते हैं, 30-40 ये कले कण है, ये आ सकते हैं। यानी हमेशा अपन को कण नहीं लेने की, एक कण इसका ले लिया, एक कण इसका ले लिया, एक कण इसका ले लिया। हमेशा मृदा है, इसका आयतन है, वो अपन को बराबर लेना है। ठीक है, ये तो अपनी बात होगी, तो गांठ बांधने वाली बात होगी कि हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अब वापस हम मृदा कणाकार पे चलते हैं। जैसे कि अपन ये मृदा लेके आए, इस मृदा में देखते हैं कि ये आपके बालू कण कितने प्रतिशत उपस्थित है, सिल्ट कण कितने प्रतिशत उपस्थित है और ये कले कण कितने प्रतिशत। जैसे अगर बालू कणों की बात करें, इस मृदा के अंदर मान लेते हैं कि 50% बालू कण है, 30% कौन से कण है, सिल्ट कण है, और 20% इसमें कौन से कण है, कले कण उपस्थित है। ठीक है, ये अपन ने मृदा के अंदर देख लिया कि कौन से कण कितने प्रतिशत में उपस्थित है। तो दोस्तों मृदा के अंदर
बालू कण, सिल्ट कण और कले कण है, इनके अनुपात को ही अपन किसके नाम से जानते हैं? मृदा कणाकार के नाम से। जैसे इनका अनुपात निकालें तो क्या हो जाएगा? 50:30:20, 0 से 0 कट जाएगा तो इनका अनुपात कितना निकल के आ जाएगा? 5:3:1, सॉरी 2। ठीक है, तो ये अपन ने क्या निकाल लिया है? अनुपात निकाल लिया है किसका? इस मृदा के अंदर बालू, सिल्ट और कले कण। ठीक है, तो देखो सिंपल भाषा में तो अपन मृदा कणाकार को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि मृदा के कणों के आकार को अपन क्या कहते हैं? मृदा कणाकार कहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी इस प्रकार से नहीं पूछाता है कि मृदा के कणों के आकार को मृदा की कौन सी प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसा कभी भी एग्जाम के अंदर नहीं पूछाता है। तो अगर अपन एक देखें, किताबी लैंग्वेज में देखें या साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें, तो मृदा कणाकार इसकी परिभाषा होती है कि मृदा के अंदर बालू, सिल्ट और कले कणों के सापेक्षिक अनुपात को ही अपन किसके नाम से जानते हैं? मृदा कणाकार के नाम से जानते हैं। यानी ये तीनों कण है, ये कितने कितने अनुपात में उपस्थित है, इनके अनुपात को अपन किसके नाम से जानते हैं? मृदा कणाकार के नाम से। फिर से मैं इसकी परिभाषा रिपीट कर रहा हूँ, लिख लीजिएगा। मृदा के प्राथमिक कण जैसे बालू, सिल्ट, कले, इन तीनों कणों के सापेक्षिक अनुपात को ही अपन किसके नाम से जानते हैं? मृदा कणाकार के नाम से। यानी इंग्लिश में बोले तो द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स। ठीक है, ये तो क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी। अब जैसे कि अगर अपन बात करें, मृदाओं की बात करें, अगर किसी मृदा के अंदर बालू कण ज़्यादा होते हैं, कौन से कण ज़्यादा होते हैं? बालू कण ज़्यादा होते हैं, तो उस मृदा को अपन बलुई मृदा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बलुई मृदा के नाम से जानते हैं। अगर किसी मृदा के अंदर सिल्ट कण ज़्यादा है तो उसको किसके नाम से? सिल्ट मृदा के नाम से। और अगर किसी मृदा में कले कण ज़्यादा है तो इस मृदा को अपन किसके नाम जानते हैं? कले मृदा के नाम जानते हैं। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ बलुई मृदा। किसकी बात करें? बलुई मृदा की बात करें तो दोस्तों बलुई मृदा को इंग्लिश में कहते हैं सैंडी सोइल। कौन सोइल कहते हैं? सैंडी सोइल। इन सैंडी सोइल के अंदर या बलुई मृदा के अंदर बालू कण है, यानी बड़े आकार के कण है, ये क्या पाए जाते हैं? ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों अपन को एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि बलुई मृदा में कम से कम बालू कण कितने प्रतिशत होने चाहिए। देखो, बालू मृदा कहने के लिए 100% हो सकते हैं, केवल बालू कण उपस्थित होंगे तो उसको बालू मृदा कहेंगे। लेकिन ये कण कम से कम कितने हो ताकि उस मृदा को अपन कौन सी मृदा कहें? बलुई मृदा कहें। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बलुई मृदा में कम से कम 80% बालू कण होने चाहिए। कितने प्रतिशत होने चाहिए? 80% बालू कण उपस्थित है तो उस मृदा को अपन कौन सी मृदा कहेंगे? बलुई मृदा। ज़्यादा से ज़्यादा 100% हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर दोस्तों अपन कले मृदा की बात करें, किसकी बात करें? कले मृदा की बात करें, जिसको अपन इंग्लिश में कले सोइल के नाम से ही जानते हैं। तो दोस्तों कले मृदा के अंदर जो ये कले कण है, ठीक है, तो ये कले कण है, इस मृदा में कम से कम 30% होने चाहिए। कितने प्रतिशत होने चाहिए कले कण? 30%। यदि किसी मृदा में कम से कम 30% कले कण उपस्थित है तो उस मृदा को अपन किसके नाम से जानते हैं? कले मृदा के नाम से। और कले मृदा में ज़्यादा से ज़्यादा 100% हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने प्रतिशत कले कण होते हैं? 30% कले कण होते हैं। ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि कले मृदा के अंदर कम से कम कितने प्रतिशत कले कण उपस्थित होते हैं। आपको जैसे ऑप्शन नंबर 1 मिल गया 80%, ऑप्शन नंबर 2 मिल गया जैसे कि 100%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 मिल गया 35% और आपको ऑप्शन नंबर जैसे 4 मिल गया 25%। ठीक है, ये मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना कम से कम कितने हैं? 30% होने चाहिए उस मृदा को कले मृदा कहते हैं। अब उन पास क्वेश्चन आ गया, कले मृदा में कम से कम कितने प्रतिशत कले कण होने चाहिए। वो क्या पूछ रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कम से कम। और अपन को याद था कम से कम कितना होना चाहिए? 30% होना चाहिए। देखो 80 से भी 100 की बात करें तो इससे कम 80 है। ठीक है, 80 से भी कम कौन सा है? 35 है। और 35 से कम कौन सा है? 25 है। लेकिन अपन ने कहा था कले मृदा में 30% से कम कण तो होने ही नहीं चाहिए। तो ये वाला कैंसिल तो क्या हो गया? अपने कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 30% से ये क्या है? कम है। अब इस क्वेश्चन के अंदर अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 35 वाला हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों यहीं पे अगर अपने को 30% वाला ऑप्शन मिल जाता तो यहाँ पर राइट कौन सा हो जाता अपने? 30% वाला। तो कले मृदा के अंदर कले कण कम से कम कितने प्रतिशत उपस्थित होने चाहिए? 30%। यहाँ से अपने ये 2 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अपने पास एक तो इनकी परिभाषा पूछी जाएगी एग्जाम में, सेकेंड बलुई मृदा में बलुई कण कितने होते हैं और कले मृदा के अंदर कले कण कितने होते हैं। इसी प्रकार सिल्ट मृदा है तो सिल्ट मृदा में सिल्ट कण ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक आपने नाम सुना होगा दोमट मृदा। कौन सा नाम सुना होगा? दोमट मृदा।
ठीक है। और दोमट मृदा को इंग्लिश में कहते हैं लोमी सोइल। कौन सी सोइल कहते हैं? लोमी सोइल, ठीक है। अब दोस्तों अपन कह रहे हैं कि जिस मृदा में बालू कण ज़्यादा है उसे बालू मृदा कह रहे हैं, जिसमें सिल्ट कण ज़्यादा है उसको सिल्ट मृदा, जिसमें क्ले कण ज़्यादा है उसको क्ले कह रहे हैं। तो ये दोमट मृदा कौन सी होती है? तो दोस्तों दोमट मृदा उस मृदा को कहते हैं जिसके अंदर बालू कण, सिल्ट कण और क्ले कण, ये तीनों कण लगभग बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। उस मृदा को अपन किसके नाम से जानते हैं? दोमट मृदा के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। और ये दोमट मृदा यही फसल उत्पादन के लिए क्या मानी जाती है? सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर ये तीनों कण हैं, ये क्या पाए जाते हैं? बराबर मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ से क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों अपन ने सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात कर ली। नेक्स्ट अपन ने देख लिया बलुई मृदा में बालू कण कम से कम कितने होने चाहिए, क्ले मृदा में क्ले कण कितने होने चाहिए कम से कम, और ये दोमट मृदा या लोमी सोइल है, ये क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर दोस्तों अपन बात करें मृदा के भौतिक गुणों की बात करें, भौतिक गुणों में अपन सबसे पहला कौन सा पढ़ रहे हैं? मृदा कणाकार पढ़ रहे हैं। और दोस्तों ये मृदा कणाकार है, ये मृदा का एक ऐसा भौतिक गुण है जिसको अपन कभी भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अब यह आपको पूछा जाएगा निम्नलिखित में से मृदा का ऐसा कौन सा भौतिक गुण है जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं? तो मृदा का भौतिक गुण कौन सा है? ये मृदा कणाकार है जिसको अपन परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसको स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि मृदा का जो मृदा कणाकार है इसको अपन परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर अपन बात करें, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मृदा कणाकार है या मृदा के जो कण हैं उनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं, 3 भाग पड़ते हैं। जैसे एक बालू कण हो गया, सिल्ट कण हो गया, या एक कौन सा? क्ले कण। जो सबसे बड़े आकार कण होते हैं मृदा के उसको उन बालू कण के नाम से जानते हैं। और दोस्तों सोचने वाली बात ये आती है कि बालू कण बड़ा तो होता है, लेकिन बालू कण कितना बड़ा होना चाहिए? जैसे कि बालू कण इतना हो सकता है, इतना भी हो सकता है, अरे इतना बड़ा पत्थर भी हो सकता है। तो बालू कण कहेंगे किसको? इसके लिए कम से कम कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए कि इतना इसका व्यास होगा तो उसको बालू कहेंगे, इतना व्यास होगा तो सिल्ट कहेंगे, इतना व्यास होगा तो उसको कौन सा कहेंगे? क्ले कण कहेंगे। तो दोस्तों इनका जो मृदा कणाकार है या मृदा के कण है, इनका अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं? वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। कि मृदा के कण है या कणाकार है या जो मृदा के कण है इनका आकार कितना होना चाहिए। दोस्तों इनका जो वर्गीकरण पढ़ेंगे, एक तो अपन ISSS के अनुसार पढ़ेंगे। किसके अनुसार? ISSS, ठीक है। और एक अपन पढ़ने वाले हैं USDA के अनुसार। किसके अनुसार? USDA, ये प्रणाली है भाई, ठीक है। USDA प्रणाली हो गई, ISSS प्रणाली हो गई, ठीक है। तो दोस्तों प्रणाली, अब देखो प्रणाली की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सर आपने बताया नहीं, ISSS लिख तो दिया, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हम इसको कैसे याद रखेंगे? तो दोस्तों ये ISSS है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस। क्या हो गया? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस। और USDA का फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सर हिंदी में बताओ, ठीक है। तो हिंदी में बता देते हैं भाई, ठीक है। हिंदी में होता है अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसाइटी। क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसाइटी। इसका USDA का होता है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हिंदी में गए तो संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग। हिंदी में क्या हो गया? संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग, ठीक है। इन दोनों के अनुसार अगर दोस्तों मृदा कणों के आकार की बात करें तो दोस्तों ये ISSS है, इसने क्या किया है, जो मृदा कणाकार है इसको 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। एक तो कौन सा हो गया? एक तो इन्होंने सबसे पहला बांटा है मोटी बालू। कौन से कण का है? मोटी बालू कण का है, ठीक है। सेकंड जो कणाकार है इन्होंने कहा है महीन बालू, महीन बालू कण, ठीक है। थर्ड कौन सा हो सकता है? सिल्ट कण हो सकता है। और दोस्तों फोर्थ कौन सा हो सकता है? क्ले कण हो सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ISSS है, इसने मृदा कणाकार को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है, ठीक है। जो बालू कण है इसको कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो मोटी बालू होगी, सेकंड कौन सी होगी? महीन बालू। एक सिल्ट हो गया, एक कौन सा हो गया? क्ले, ठीक है। इसको इंग्लिश से बात करें तो मोटी बालू को कोर्स सैंड के नाम से जानता है, ठीक है। महीन बालू की बात करें तो इसको फाइन सैंड के नाम से जानता है, ठीक है। सिल्ट को सिल्ट के नाम से जानते हैं और क्ले को किसके नाम जानते हैं? क्ले के नाम से ही
जानते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि ISSS है इसने मर्दा कणाकार को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। क्वेश्चन ऐसे पूछ जाता है कि ISSS ने मर्दा कणाकार को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। अब दोस्तों इनके आकार की बात कर लेते हैं कि 4 भागों में बांटा है तो कितने आकार होगा, तब इसको मोटी बालू कहेंगे, महीन बालू या क्ले कण कहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको याद है या मेरे पीछे के जो लेक्चर है अगर आपने ध्यान से देखे हैं तो मैंने आपको बताया था कि मर्दा कणों का जो अधिकतम व्यास होता है या मर्दा कणों का जो अधिकतम जो आकार होता है ये 2 mm से छोटा ही होता है। क्या होता है? 2 mm से छोटा। तो मैंने आपको कहा था कि मर्दा कणों का आकार 2 mm से क्या होता है? छोटा। यानी अपन ये कह सकते हैं कि मर्दा के जो कण होते हैं उनका अधिकतम व्यास से 2 mm हो सकता है। कितना हो सकता है? 2 mm हो सकता है। तो दोस्तों अगर इन चारों कणों की बात करें तो चारों कणों में सबसे बड़ा कण कौन सा है? मोटी बालू। कौन सा है? मोटी बालू। तो दोस्तों मैं सबसे पहले मोटी बालू के आकार की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 2 लिखना है। क्या लिखना है? 2, क्योंकि आप जानते हैं मर्दा कणों का जो अधिकतम व्यास है वो कितना होता है? 2 ही होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एक एक पॉइंट लगा जाना है। फिर 0.2 mm को क्या कहते हैं? मिलीमीटर। ठीक है, अब आगे अपन को क्या करना है? एक एक पॉइंट पीछे की ओर खिसकाते जाना है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया? 0.2 ले लिया, फिर इसको क्या करना है? 0.02 mm लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसको यहाँ ले आना है 0.02 से लेकर 0.002 mm और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? इससे कम हो जाएगा तो 0.002 mm से कम। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? हो जाएगा ना? सिंपल सा है। आपको सबसे 2 mm याद रखना है क्योंकि आप जानते हैं कि मर्दा कणों का अधिकतम व्यास कितना होता है? 2 mm होता है। 2 mm से छोटे कण होते हैं। तो आपको पहले 2 लिखना है, फिर एक पॉइंट क्या ले आना है? पीछे की तरफ खिसका देना है। तो पॉइंट आपको पीछे खिसका देना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो मोटी बालू है उसका आकार 2 mm से लेकर 0.2 mm तक होता है। ठीक है, जो महीन बालू है इसका 0.2 से 0.02 तक होता है और जो सिल्ट है उसका 0.02 से 0.002 तक होता है और जो 0.002 mm से छोटे होते हैं उन कणों को अपन किसके नाम से जानते हैं? कले कणों के नाम से जानते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये याद हो गए होंगे या आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब आपको एग्जाम में घबराना नहीं है। इस तरीके से भी ऑप्शन मिल सकते हैं सेम टू सेम, या देखो आपको उल्टे भी मिल सकते हैं। देखो ये संख्या इन दोनों में बड़ी कौन सी है? ये बड़ी है, ये कौन सी है? छोटी है। तो आपको इस तरीके से मिल सकते हैं 0.2 से लेकर 2 mm तक। तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, कि सर ने तो हमें ये बताया था, ये तो बताया नहीं था। ठीक है, तो ये छोटी संख्या इसने पहले लिख दी है, बड़ी बाद में लिख दी है। ये मैंने आपको याद करने का तरीका है, ये आपको क्या कर दिया है? मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और दोस्तों अगर अपन बात करें जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हुआ था अभी 2019 के अंदर, जो कृषि प्रवेशक का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कले कणों का आकार होता है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, कले कणों का आकार होता है। और दोस्तों चारों ऑप्शन यही दे रखे थे। ठीक है, 1 2 3 4 चारों ऑप्शन थे और क्वेश्चन क्या था? कले कणों का आकार। तो दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 0.002 mm से कम होते हैं उन कणों को अपन किसके नाम जानते हैं? कले कणों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अपन ने देख लिया कि ISSS है इसने मर्दा कणाकार को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। नेक्स्ट बात करें USDA प्रणाली के अनुसार देखें। किसके अनुसार देखें? USDA प्रणाली यानी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। दोस्तों आपको याद रखना है कि इंडिया के अंदर जो प्रणाली अपनाई जाती है, कौन सी अपनाई जाती है? ISSS अपनाई जाती है। इसलिए सामान्यतः जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये ISSS प्रणाली है, इसी से पूछे जाते हैं। मतलब ये वाले तो आपको क्या होने चाहिए? याद होने ही चाहिए। लेकिन दोस्तों आप चाहते हैं कि मेरे फर्स्ट रैंक लगे, मैं एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आऊँगा, मेरे सारे के सारे आंसर क्या हो? राइट हो। और अगर एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन कर ले तो मेरा जो आंसर है ये क्या हो जाए? राइट हो जाए। तो दोस्तों आपको क्या करना है? ये बता रहा हूँ, ये भी आपको याद रखना है। जिस प्रकार इसको याद रखना है उस प्रकार ये भी आपको इजीली क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब अगर दोस्तों अपन ISSS की बात करें तो इसने बालू कणों को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों, एक मोटी बालू एक महीन बालू। लेकिन दोस्तों ये USDA प्रणाली है, इसने बालू कणों को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है दोस्तों? 5 भागों के अंदर। ठीक है, तो 5 तो सबसे पहले ये आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने पहले बांटा है बहुत मोटी बालू। कौन सी? बहुत मोटी बालू। दूसरा इन्होंने बालू कणों को नाम दिया मोटी बालू। थर्ड मध्यम बालू। कौन सी बालू? मध्यम बालू। ऊपर से आपके बड़े कण से छोटे कण की ओर आना है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने फोर्थ कहा था महीन बालू। कौन सी बालू? महीन बालू। ठीक है, 5वां इन्होंने कहा था बहुत महीन बालू। बहुत महीन बालू। ठीक है, ये 5 हो गए। बालू कण से छोटा कण होता है, इसको क्या कहते हैं अपन? सिल्ट कण कहते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा कण आ गया? सिल्ट कण। 7वां कौन सा हो जाएगा?
कल्ले कण। कौन से कण? कल्ले कण। और दोस्तों जो कल्ले कण से भी छोटे कण होते हैं इनको अपन कोलोइड कण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोलोइड कण के नाम से। और ये अपने पूरा लेसन है जिसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है IEEE ने बालू कणों को 2 भागों में बांटा है, जबकि USDA ने बालू कणों को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है, ठीक है। जैसे इनकी इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं वेरी कोर्स सैंड, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड, वेरी फाइन सैंड, सिल्ट, क्ले एंड कोलोइड पार्टिकल्स, ठीक है। अब इनके साइज़ की बात कर लेते हैं। दोस्तों साइज़ पे आने से पहले मैं आपको वापस रिपीट करवाना चाहता हूँ। और आप ये जानते हैं कि मर्दा कणों का जो अधिकतम व्यास होता है ये कितना होता है भाई? 2 mm होता है। कितना होता है? 2 mm होता है। तो ये लो भाई हमने 2 mm लिख दिया। तो इसका जो आकार है 2 mm से लेकर 1 mm तक होता है। ध्यान से देखिएगा। अगर मोटी बालू की बात करें तो इसके आकार 1 mm से लेकर 0.5 mm तक होता है। आपको घटाते हुए जाना है, हर बार आधा करते जाना है, ठीक है। इसमें पॉइंट किसका रहता है? इसमें आज जैसे 2 का आधा 1 हो गया, 1 का आधा 0.5 हो गया। दोस्तों 0.5 की बात करें, 0.5 का आधा कितना हो जाएगा? 0.25 mm हो जाएगा। अब 0.25 से क्या हो जाएगा? 0.10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 0.10 से 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 0.05 mm हो गया, ठीक है। सिल्ट की बात करें तो 0.05 से लेकर 0.002 mm हो गया। नेक्स्ट बात करें कल्ले कण की तो कल्ले कण का आकार क्या हो जाएगा? 0.002 mm से लेकर 0.0005 mm तक होता है। और दोस्तों अगर कोलोइड कणों की बात करें तो इनका आकार 0.0005 mm से क्या होता है? कम होता है। सबसे पहले तो दोस्तों मुझे ये बताओ, आप ये जानते हैं क्या कि 1 mm कितना बड़ा होता है? जानते कि नहीं जानते? आपने स्केल देखी होगी, स्केल के अंदर 1 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 छोटे छोटे खाने होते हैं, होते कि नहीं होते? तो जो 2 छोटे छोटे खानों के बीच की जो जगह होती है, जो छोटी छोटी बिल्कुल लाइनें होती हैं, इन 2 छोटे छोटे लाइनों के बीच की जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं? 1 mm कहते हैं। यानी ये आकार एक बहुत ही छोटा आकार है, ठीक है। तो ये दोस्तों अपन किसके अनुसार देख लिया? USDA प्रणाली के अनुसार। तो बहुत मोटी बालू है, इसका आकार 2 से लेकर 1 mm तक होता है। या आपको ये उल्टा ही मिल सकता है, 1 mm से 2 mm तक होता है मोटी बालू, ठीक है। तो आपको आधा करना है, 2 से 1, 1 से 0.5, 0.5 से 0.25, 0.25 से 0.10, 0.10 से 0.05, 0.05 से 0.005, ठीक है। सॉरी 0.05, 0.05 से 0.002 और 0.002 से 0.0005। और जो 0.0005 से छोटे आकार के कण होते हैं इन कणों को अपन किसके नाम से जानते हैं? कोलोइड कणों के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इनमें से आपको ये कोलोइड कण का आकार है, ये तो आपको हमेशा ही क्या रखना है? याद रखना है। मैंने स्टार लगा दिया है, स्टार लगा दिया, इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, या ये अपने आगे काम में आने वाली चीज़ आगे पढ़ेंगे तो वापस आपके काम में आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये USDA प्रणाली के अनुसार क्वेश्चन था। और दोस्तों देखो बात कर लेते हैं कि सर बात ऐसा है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कल्ले कणों का आकार होता है। देखो दोनों अगर USDA प्रणाली के अनुसार देखें या IEEE के अनुसार देखें तो कल्ले कणों का आकार है ये हमेशा 0.002 mm छोटा है। देखो 0.002 mm छोटा, और ये भी क्या है? 0.002 mm से छोटा, ठीक है। दोनों ही मानते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए जैसे कि मोटी बालू की बात कर लेते हैं कि मोटी बालू का आकार होता है, और एक क्वेश्चन के अंदर नहीं तो USDA सिस्टम दिया हुआ है और नहीं कौन सा दिया है? IEEE सिस्टम दिया है। तो दोस्तों याद रखना है, जब भी एग्जाम के अंदर इन अलग अलग प्रणालियों से क्वेश्चन पूछ जाएगा, जैसे वो अगर नाम नहीं देता है एग्जाम के अंदर IEEE तो आपको ऑप्शन मिलेंगे वो इन चारों में से मिलेंगे। ये नहीं है कि 2 ऑप्शन इसमें से दे दिए, 2 ऑप्शन इसमें से दे दिए। ऐसा एग्जाम में कभी भी आज तक पूछा नहीं गया है। अगर वो इसके अनुसार पूछ रहा है तो अगर आपको ऐसे पूछ रहा है कि मोटी बालू का आकार होता है तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। इन्हीं में से आपको 4 ऑप्शन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इनमें से आप पता कर सकते हैं, या आप कॉपी है उसके ऊपर फटाफट ये लिख के निकाल सकते हैं कि मोटी बालू उसका आकार कितना होता है। तो दोस्तों आप मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने मर्दा कण आकार का जो वर्गीकरण पढ़ा है ये आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था अपने IEEE और USDA सिस्टम के अनुसार मर्दा कणों का वर्गीकरण, ठीक है। तो ये तो दोस्तों मर्दा कण आकार के वर्गीकरण की अपन ने क्या कर ली है? बात कर ली है, ठीक है। दोस्तों आपको याद रखना है कि मर्दा कणों का आकार ही हमेशा किससे कम होता है? 2 mm से कम। 2 mm से फिर आपको कम करते हुए आपको मर्दा कण आकार है, इनका अपन आकार है, आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं।
मध्यम बालू कण का आकार होता है। मध्यम बालू कण का आकार होता है। ऑप्शन नंबर 1 2 से लेकर 1 mm, ऑप्शन नंबर 2 0.002 से लेकर 0.0005 mm तक, ऑप्शन नंबर 3 1 से लेकर 0.5 mm तक, ऑप्शन नंबर 4 0.5 से लेकर 0.5 mm। हाँ भाई, मध्यम बालूकण का आकार कितना हो जाएगा? कौन सा आंसर सी इसमें से? थर्ड आंसर ये बिल्कुल क्या है, सॉरी फोर्थ वाला सी है, 0.5 से 0.25 mm तक। तो इस प्रकार आपको अगर किसी भी सिस्टम के अनुसार पूछ जाएगा तो जो ऑप्शन मिलेंगे वो उसी प्रणाली के ऑप्शन मिलने वाले हैं। ये नहीं कि इसके अंदर ऑप्शन तो ये राइट होने वाला है और 2 ऑप्शन आपको इसमें से दे दिए और 2 ऑप्शन उसमें से दे दिया, ऐसा आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था अपना मृदा कण आकार। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करने वाले हैं कि मृदा के अंदर जो ये अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं, तो इन कणों के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं या कौन सा गुण ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा गुण कम पाया जाता है। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करने वाले हैं आकार की। किसकी बात करने वाले हैं? आकार की दोस्तों मृदा के जो तीनों प्राथमिक कण हैं, इन तीनों का आकार कितना होता है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी अपन आकार की बात करते हैं तो ये कणों का आकार है ये अपन USDA के IEEE के अनुसार है, इसी को अपन लागू करते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? IEEE। तो दोस्तों अगर अपन इन तीनों प्राथमिक कणों के आकार की बात करें तो दोस्तों अपन ने भी देखा था IEEE है मृदा के बालू कण इनको 2 भागों में बांटा था। एक तो 2 से लेकर 0.2 mm तक होते हैं और जो महीन बालू होती है उसका आकार 0.2 से लेकर 0.02 तक होता है। अब अगर केवल बालू वर्ड आ जाए तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। तो आपको याद रखना है कि दोस्तों जो बालू कणों का आकार है ये 0.02 से लेकर 2 mm तक होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर दोस्तों हम सिल्ट कणों की बात करें तो सिल्ट कणों का आकार है ये 0.002 mm से लेकर 0.2 mm तक होता है। और दोस्तों कले कणों का आकार है ये 0.002 mm से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो होगी सबसे पहले इन कणों के आकार की बात। सेकंड अपना जो इनके गुणों की बात करने वाले हैं वो देखेंगे, वो रंध्रों का अवकाश। आकार की बात करने वाले हैं कौन सी मृदा कण है उनके अंदर या कौन से कण है उनके अंदर रंध्रों का अवकाश बड़ा होता है या छोटा होता है। अब दोस्तों अपन जानते हैं कि जैसे बालू कण है ये बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जो सिल्ट कण होते हैं ये मध्यम आकार के होते हैं। और दोस्तों अगर अपन बात करें जो कले कण होते हैं ये छोटे आकार के होते हैं। ठीक है, अब अगर दोस्तों अपन बात करें सबसे पहले अगर बालू कणों की बात करें तो बालू कण है इनके अंदर एक बालू कण बड़े आकार के होने का जो रंध्रों का आकार है ये देखो इतना बड़ा है, इसके अंदर रंध्रों का आकार इतना होने वाला है और जो एक कले कण है इनके रंध्रों का आकार इतना होने वाला है। यानी अपन कह सकते हैं जो रंध्रों का आकार है वो कणों के आकार के साथ साथ क्या होता है? बढ़ता है। तो अपन कह सकते हैं बालू जो कण है इनके अंदर रंध्रों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। सिल्ट की बात करें तो इसके अंदर रंध्रों का आकार क्या होता है? मध्यम होता है। हाँ भाई ये लो मध्यम। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कले कणों की बात करें तो कले कणों का आकार है कले कणों के अंदर जो रंध्रों का आकार है ये कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है, ये तो देखो रंध्रों के आकार की बात की है। अब अपन बात करते हैं खुल रंध्र अवकाश। किसकी बात कर रहे हैं? खुल रंध्र अवकाश। दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमेशा जब भी अपन मृदा की बात करते हैं तो उसके अंदर अपन को आयतन है वो समान लेना है। जैसे कि अगर अपन बात करें तीनों मृदा लेनी है, तीनों प्रकार कण ले लें तो इनका आकार आयतन है ये बराबर लेना है। जैसे कि अगर अपन बात करें तीनों का आयतन बराबर ले लिया तो इसके अंदर जैसे बालू कण है तो बड़े आकार के हैं तो इसके अंदर 3 सारे क्या आने वाले हैं? बालू कण आने वाले हैं। सिल्ट कण है ये इतने ही आयतन के अंदर बहुत सारे क्या आ जाएंगे? सिल्ट कण आ जाएंगे। और अगर दोस्तों अपन कले कण की बात करें तो इतने ही आयतन के अंदर जो कले कण है ये बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, 400-500 कण आ जाएंगे इतने ही आकार के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं अगर तीनों का आयतन की बात करें। ठीक है, क्योंकि आयतन बराबर लेना है। अगर खुल रंध्र अवकाश की बात करें कि इतने आयतन में इसके अंदर खुल रंध्र अवकाश हो कितने प्रतिशत है, इसमें रंध्र अवकाश कितने हैं, इसके अंदर कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों एक आपको बात याद रखनी है कि मृदा के अंदर जो ये खुल रंध्र अवकाश होता है, खुल रंध्र अवकाश, दोस्तों इस खुल रंध्र अवकाश को इंग्लिश के अंदर टोटल पोर स्पेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो टोटल पोर स्पेस है ये क्या होता है? मृदा कणों के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? मृदा कणों के आकार के। यानी अगर कणों का आकार बड़ा होगा तो खुल रंध्र अवकाश मृदा में कम रहने वाला है और अगर दोस्तों कणों का आकार छोटा है तो खुल रंध्र अवकाश क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है, यानी दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब देख लेते हैं जैसे कि
बालू कण है, इतने आयतन, देखो इसके अंदर एक ही रंध्रावकाश बनेगा लेकिन बड़ा बनेगा। इसके अंदर बनेंगे तो क्या मध्यम आकार के, लेकिन देखो बहुत सारे क्या रंध्रावकाश उपस्थित है, तो अपन को तो एक साथ देखना है, खुद देखना है, तो इन सबको जोड़ेंगे। जैसे इसमें इतना रंध्रावकाश हो गया, इसके अंदर इतना रंध्रावकाश हो जाएगा। इसके अंदर देखो रंध्रावकाश का आकार तो बहुत ही क्या है, छोटा है, लेकिन इसके अंदर उपस्थित भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि कणों का आकार छोटा होने के साथ साथ मर्दा रंध्रावकाश है, इसमें क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें जैसे कि बालू मर्दा की बात करें, सिल्ट मर्दा की बात करें या क्ले मर्दा की बात करें, तो सबसे छोटे आकार के जो मर्दा होती है, छोटे आकार के कौन सी मर्दा उपस्थित होते हैं, क्ले मर्दा में। यानी क्ले मर्दा के अंदर जो पोर स्पेस होते हैं, रंध्रावकाश होते हैं, वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और अपनी जो बलुई मर्दा उसके अंदर जो खुल रंध्रावकाश हो क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। जिस प्रकार अगर हम बात करें बलुई मर्दा, उसके अंदर 20 से 30% रंध्रावकाश होते हैं, जबकि जो क्ले मर्दा होती है उसके अंदर 50 से 60% क्या पाए जाते हैं, रंध्रावकाश पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि कणों का आकार बढ़ने के साथ साथ कुल रंध्रावकाश छोटा, दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखो कणों का आकार बड़ा है तो कुल रंध्रावकाश क्या होने वाले हैं, इसमें कम रहने वाले हैं, इसमें क्या रहने वाले हैं, मध्यम रहने वाले हैं। ठीक है, दोनों के बीच करेंगे। और इसके अंदर जो कुल रंध्रावकाश है ये क्या रहने वाले हैं, ज़्यादा रहने वाले हैं। ठीक है, ये आपको ऊपर वाला याद कर लेना है, तो ये आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट अगर दोस्तों अपन जल धारण की बात करें, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें कि ये कण है पानी को कितनी देर रोक सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर रंध्रावकाश क्या है, बड़ा है, तो जैसे ही पानी डालेंगे पानी कहाँ चल जाएगा, इस रंध्रावकाश से नीचे चल जाएगा, इसमें धीरे धीरे जाएगा। इसमें देखो रंध्रावकाश बिल्कुल छोटा सा है, तो इसमें पानी डालेंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं अपने पास एक पानी की टंकी है, इस टंकी के अंदर एक बड़ा नल लगा है, एक मध्यम आकार का नल लगा है, एक नल क्या लगा है, बिल्कुल छोटा लगा है। ठीक है, या अपन 3 टंकियां ले सकते हैं पानी की। ठीक है, जैसे एक टंकी ये हो गई, सेकंड ये हो गई पानी की, और थर्ड ये हो गई। इसके अंदर बिल्कुल छोटा सा नल है, इसमें मध्यम आकार का है, और इसके अंदर जो ये नल है ये बहुत बड़ा है। अगर तीनों टंकियों के नल को एक साथ अपन ओपन करेंगे तो ये टंकी सबसे जल्दी खाली हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर पानी जल्दी से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और इस टंकी में पानी निकलने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं जो बालू कण होते हैं उनमें रंध्रावकाश का आकार बड़ा होने के कारण जैसे ही पानी डालते हैं नीचे चल जाता है। यानी ये पानी का धारण नहीं कर सकते हैं, पानी को होल्ड नहीं कर सकते हैं, पानी को रोक नहीं सकते हैं। जल धारण का मतलब होता है पानी को रोकना। तो अपन कह सकते हैं बालू कण है, इसका जो जल धारण क्षमता क्या होती है, ये कम होती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि जो बलुई मृदा होती है इसके अंदर पानी की कमी पाई जाती है, ये पानी को रोक नहीं सकती। बालू मृदा में, बलुई मृदा में जैसे पानी डालते हैं सारा सारा कहाँ चल जाता है, नीचे। अगर सिल्ट मृदा की बात करें या सिल्ट कण की बात करें तो इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, मध्यम होती है। और क्ले कण है, इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि क्ले मृदा होती है उसकी जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर क्ले कण क्या पाए जाते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें जल व वायु की गति की बात करें कि इन मृदाओं के अंदर या इन कणों के अंदर जल व वायु की गति कितनी तेज़ी से होने वाली है, धीरे धीरे होने वाली है। तो दोस्तों देखो इसके अंदर रंध्रावकाश बड़ा है, इसलिए पानी भी जल्दी जल्दी इसमें से यानी आवागमन होता है, यहाँ डालेंगे तुरंत कहाँ चल जाएगा नीचे। गति तेज़ होती है, वायु भी क्या आसानी से इधर उधर जा सकती है। यानी एक तरीके से अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक तो अपने पास हाईवे है, ठीक है, एक अपने क्या है किसी शहर की छोटी सी गली है, तो गली से अपन को गुजरने के लिए बहुत टाइम लगता है। जैसे बाइक लेके जा रहा है तो धीरे धीरे अपन को चलना पड़ेगा, और हाईवे है तो वहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं 120 140 की स्पीड से चल सकते हैं। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं रंध्रावकाश जितना बड़ा होता है, ठीक है, उन मृदा कणों के अंदर जो वायु और जल की गति है ये क्या होने वाले हैं, उतनी ज़्यादा होने वाली है। तो अपन कह सकते हैं कि जो बालू कण है इसके अंदर जल व वायु की गति है ये क्या होती है, ज़्यादा फास्ट, यानी ज़्यादा होती है, फास्ट होती है, अपन कह सकते हैं आसानी से होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, मध्यम होती है। और इसके अंदर जल और वायु की गति है ये क्या होती है, धीरे धीरे होती है। कैसी होती है भाई, धीरे धीरे होती है। नेक्स्ट अगर दोस्तों अपन बात करने वाले हैं कि बालू मृदा में कौन से खनिज पाए जाते हैं, या सिल्ट के अंदर कौन से खनिज आते हैं, क्ले में कौन से खनिज आते हैं। दोस्तों अपन स्टार्टिंग के अंदर देखा था जब मृदा के अपन ने कंपोनेंट देखे थे कि मृदा के अंदर मुख्य रूप से खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, जो मृदा के छोटे छोटे कण होते हैं उनमें मुख्य रूप से खनिज होते हैं। और अपन ने देखा था कि मृदा के अंदर जो सारे के सारे ठोस पदार्थ होते हैं उस ठोस पदार्थ के 90% में केवल और केवल क्या उपस्थित होते हैं, आपके खनिज उपस्थित होते हैं। यानी अगर अपन चारों अवयवों की बात करें तो चारों अवयवों में तो कितना 45% ठोस भाग होता है, लेकिन ठोस भाग की बात करें
जिस ठोस भाग को 100% माने तो उसमें 90% केवल और केवल क्या उपस्थित होते हैं, खनिज उपस्थित होते हैं। यानी ये कह सकते हैं मृदा के अंदर जो कण अपन को दिखाई देते हैं, छोटे छोटे पत्थर, वो खनिज है। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल से तो अपन कब पढ़ेंगे, जब अपन खनिज पढ़ेंगे आगे 2-3 लेक्चर, उसके अंदर अपन देखेंगे ये खनिज है, उनको आकार के आधार पर अपन वर्गीकरण करेंगे, तो उस समय अपन और देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो बालू मृदा होती है या जैसे इस आकार के जो कण होते हैं ये कौन से होते हैं, जैसे कि बात कर लेते हैं बालू कणों की बात करते हैं। बालू कणों के अंदर जैसे क्वार्ट्ज की बात करें, किसकी बात करें, क्वार्ट्ज है, ये खनिज है, इसका आकार इतना ही होता है, इन दोनों के बीच का होता है। उस प्रकार अगर दोस्तों अपन बात करें सिल्ट की, तो सिल्ट के अंदर क्या होता है, जैसे माइका हो गया, ठीक है, सारे के सारे खनिज है भाई। नेक्स्ट बात करें फेल्डस्पार हो गया, नेक्स्ट अगर बात करें लिमोनाइट हो गया। तो दोस्तों ये सारे के सारे खनिज है, इनका आकार इतना होता है, ठीक है। और जो मृदा में सबसे छोटे आकार के खनिज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे एक तो कौन सा हो गया, इलाइट हो गया, ठीक है, केओलिनाइट हो गया, ठीक है, मोंटमोर्लोनाइट हो गया, वर्मिकुलाइट हो गया। तो ये क्या होते हैं, छोटे आकार के कण होते हैं, खनिज होते हैं। तो आपको याद रखना है कि खनिज जैसे बालू मृदा के अंदर कौन से खनिज पाए जाते हैं, क्वार्ट्ज, सिल्ट मृदा के अंदर माइका, फेल्डस्पार, लिमोनाइट वगैरह, और क्ले मृदा के अंदर इलाइट हो गया, केओलिनाइट हो गया, मोंटमोर्लोनाइट हो गया। बाकी इन खनिजों के बारे में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये अपने बालू, सिल्ट और क्ले कण है, इनके कुछ अपन ने गुण पढ़े हैं, ये गुण आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर जिस मृदा के अंदर बालू कण ज़्यादा होंगे तो ये गुण ज़्यादा पाए जाएंगे, जिस मृदा के अंदर ये गुण ज़्यादा होंगे तो उसमें ये गुण पाए जाएंगे, और जिस मृदा में क्ले कण ज़्यादा होंगे उसके अंदर ये गुण क्या पाए जाने वाले हैं, ज़्यादा पाए जाने वाले हैं। तो दोस्तों ये था आज अपना मृदा कणाकार के बारे में अपने थोड़ा देखा है, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा या आपके सारे के सारे समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज अपन इतना ही मसला पढ़ेंगे, बाकी अपन जो भी है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद।